हेमिस्फेरिकल सेल, सॉलिड हेमिस्फीयर, स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर। और अगर आप चाहें तो इन्फिनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, इन्फिनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, सॉलिड कोन, हॉलो कोन की एक्सिस में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने जो डिस्कस किया था उसके कर लो। एज अ क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो तो मैं वो लास्ट में 3 और लिख दूंगा। हमने क्या क्या किया था, दैट इज फर्स्ट वन स्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल, सॉलिड हेमिस्फीयर, स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, नाउ जो नीचे के मैं 3 लिख रहा हूं 4, वो हमने किए नहीं है बट आप कर सकते हैं ट्राई, नहीं बने तो बता देंगे। इन्फिनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर, इन्फिनाइटली लॉन्ग हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर, इनको दोनों को अलग अलग करना है, एक बार हॉलो सिलेंडर एक बार सॉलिड सिलेंडर के एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है ना, हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन। ये 4 हॉलो और सॉलिड कोन के सर्कुलर सरफेस से किसी डिस्टेंस x पे, जैसे हमने रिंग से किया था ना, रिंग से x डिस्टेंस पे, ऐसे ही कोन को अगर हमने एक्सिस पे रख दिया, उसके सर्कुलर सरफेस से कितनी डिस्टेंस x डिस्टेंस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, दैट आल्सो कैन बी कैलकुलेटेड। सो हम इनका डिस्कस करते हैं, बाकी की ये 2 PYQs में अवेलेबल हैं। लॉन्ग कोन का तो है, सॉरी लॉन्ग सिलेंडर का तो अवेलेबल है, इनफिनाइटली लॉन्ग का, कोन का नहीं है बट कैन का कैलकुलेट किया जा सकता है एज अ प्रॉब्लम यू कैन ट्राई। सो नाउ स्टार्टिंग विथ हेमिस्फेरिकल सेल, आई रिमेंबर इसको हमने सॉल्व किया था किस एलिमेंट लेके, रिंग एलिमेंट लेके, राइट। We have solved this by taking ring element such that at the center small mass m is kept, shell का mass capital M, radius r है। तो सेल पे, सेल के सेंटर पे और जो सेल पे पार्ट सेल है, इन दोनों पे लगने वाला फोर्स इंटीग्रेशन मेथड से कुछ 2 या 4 की टर्म में आता है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स ऑन द पार्टिकल एट द सेंटर, E आ जाएगा एंड डेल्टा U एंड डेल्टा V। डेल्टा U तो उतना ही है माइनस जी एम एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन आर। फोर्स का ध्यान देखिए, इसमें नहीं करना। सॉलिड हेमिस्फीयर,
सॉलिड हेमिस्फीयर, इसको हमने स्फेरिकल सेल एलिमेंट भी लिया था, या डिस्क एलिमेंट से भी मैंने आपको हिंट किया था कि इसके सेंटर पे अगर एक मास पार्टिकल m रखा होगा, मास m रेडियस r का एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, अगर इस पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू अ पार्टिकल मास m कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ डेल्टा U ये कुछ 2/5 टाइप के इक्वेशन बना था, पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर। ये दोनों भी आपको कंटिन्यू करके लिखना है, और इसको जो आंसर आया था उससे हमने रिलेट भी किया था बाद में सॉलिड स्फीयर के सेंटर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। नाउ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल पूरा का पूरा मास m रेडियस r पे अवेलेबल है फ्रॉम द सेंटर। सो स्फेरिकल सेल में 3 जोन थे। केस 1 व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल फोर्स 0 था, इस वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी 0 था। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी माइनस जी एम अपॉन आर था, जो कि सरफेस पे है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी माइनस जी एम अपॉन आर था। कोई पॉइंट केस 1। केस 2 when small r is equal to capital R on the surface of the planet, just outside, right? Case 2, just outside the surface of cell, right? Just outside the surface of cell। इसमें हमको फोर्स जी एम अपॉन आर स्क्वायर पता चला, और यहां से हम बोलते हैं कि अब ये स्फेरिकल सेल एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पूरा का पूरा मास हम सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। और यहाँ पे हम नोट लिखते हैं, from these results we concluded that spherical cell element is like a particle type element। एक काम करो, थर्ड कंडीशन भी लिख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे नोट। for r to be greater than r, सेंटर से बाहर सरफेस के किसी पॉइंट पे, थर्ड कंडीशन सच दैट r में फोर्स था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, सो फील्ड gravitational field also g m upon r square, gravitational potential energy and here we write note, uniform cell element behaves
as particle for r equal to or greater than capital R, equal to and greater than capital R conditions. So spherical cell element को हम सेंटर पे रखे हुए पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं. Behaves as particle for r kept at the center of the cell. And the last one, solid sphere. सॉलिड स्फीयर में भी हमने तीन टाइप से डिस्कस किया था. पॉइंट वन, व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R. फर्स्ट कंडीशन थी ये, व्हेन r इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस. सेकेंड कंडीशन. थर्ड, व्हेन r is far greater than or outside this. इन तीन केस के लिए, राइट? So first case, r less than capital R के लिए फोर्स आया था Gm upon r cube into small r. स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनेट था, राइट? इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था सेल का. चाहो तो आप यहाँ पे सेल का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का और से ग्रेविटेशनल फील्ड का. Hence, this comes to be Gm upon r cube into small r. Potential energy, this was very interesting. ये कुछ इक्वेशन बना था, मुझे याद है. ये इक्वेशन बना था कुछ 2/3 Gm upon r cube with minus sign. एंड यहाँ पे था r स्क्वायर माइनस नहीं, ये 2/3 साइड नंबर कुछ और था. ये मल्टीप्लायर क्या था इसको देखना पड़ेगा, ठीक है? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 3 कुछ ऐसे करके था. इसमें मल्टीप्लिकेशन का नंबर जो था उसको एक बार आप ध्यान से देख लेना था, मुझे याद नहीं आ रहा. इज दैट ओके? एक सेकंड. इसमें ये था कि अगर हम r की वैल्यू को कैपिटल R पुट करेंगे, r की वैल्यू को कैपिटल R पुट करेंगे तो Gm अपॉन r बन जाता है, ठीक है? तो नंबर पता चल जाएगा. हाँ, Gm तो 3/2, वो नंबर 3/2 है. 2/3 में 3/2. स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर दो ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. ये Gm अपॉन r बच जाना चाहिए था. तो ये वाले नंबर को भूल जाओ, ये मान लो कि है ही नहीं. तो यहाँ पर बच क्या रहा है? 2/3 बचेगा ना. उस 2/3 को कैसे कैंसिल कर रहे हैं? 3/2 मल्टीप्लाई कर. ठीक है, ये था पोटेंशियल एनर्जी. एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेल्टा V माइनस 3/2 Gm अपॉन r क्यूब एंड r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 3. फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, इसी में स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R बना दो. कंडीशन 2,
पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर, हेंस डेल्टा वी आल्सो जी एम अपॉन आर माइनस। ठीक है। थर्ड कंडीशन, आउटसाइड द बॉडी, डेल्टा यू एंड इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमको ग्राफ आया था मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पे देखते हैं सेंटर से बाहर तक जाते में सरफेस तक इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है और वापस से फिर डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी डेल्टा यू, ये कुछ ऐसे आता है। दिस बिकम्स -3/2 gmm upon r at the center of the planet, lowest possible potential energy है। एंड सरफेस पे स्मॉल r इज इक्वल टू r पे ये -gmm अपॉन r थी, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वापस ये जीरो होती जाती है। इज दैट ओके? ना इसके बाद कौन सी हेडिंग है देखो, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू वेरिएशन ऑफ जी, राइट। ना सॉलिड स्फीयर बना लिया, सॉलिड स्फीयर बना लिया मींस प्लैनेट बन गया। प्लैनेट की वजह से अब जी किस किस लोकेशन में वेरी होगा, सो दैट वी हैव डिस्कस। ये कौन सी नंबर की हेडिंग थी? 10। वेरिएशन ऑफ जी 10, राइट। ऑफ अ प्लैनेट। सो नाउ इसमें था, फर्स्ट था ड्यू टू आर, राइट। आर बिलो कैपिटल आर, आर अबव कैपिटल आर, नेक्स्ट इसमें था एट एन एंगल फाई लैटिट्यूड, राइट। ड्यू टू स्पिन, देन नेक्स्ट था शेप एंड साइज, राइट। सुनो, व्हेन लेस देन आर का डिस्कशन हम करते हैं, r is less than r means below the surface of planet. प्लैनेट के सरफेस पे ये है वैल्यू स्मॉल r, इसको हम बोलते हैं डेप्थ d, एट डेप्थ d, राइट। इसको बोलते हैं बिलो द सरफेस ऑफ प्लैनेट एट डेप्थ d।
कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस डी। स्मॉल r को हमें रिप्लेस कराना है, स्मॉल r विल बी रिटन एज कैपिटल R माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू स्मॉल r। सो नाउ g की जो वैल्यू थी g m अपॉन r क्यूब इंटू r, मैं स्मॉल r की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। और ये टर्म बन जाएगा g m अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस d अपॉन r। d अपॉन r means this is a straight line relation। g at any depth below the surface linearly relate कर रहा है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। now at any height h above the surface अगर सरफेस से h हाइट पे हम डिस्कस करें सच दैट r प्लस h इज इक्वल टू स्मॉल r हम लिखते हैं। सो g इज इक्वल टू g m अपॉन r स्क्वायर में r की वैल्यू को पुट करके अप्रॉक्सीमेट कराते हैं तो हमें ये पता चलता है g m अपॉन r स्क्वायर 1 माइनस h अपॉन r 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन r, ठीक है। सो दिस कम्स टू बी g at any height h, g not approximated 1 minus 2h upon r. This is approximated, right? For small h to be very small compared to r. Radius of earth means nearby earth surface अगर h height पे जाएंगे तो gravity कैसे change होगी? It is that h should be in terms of meter. Now at any latitude phi प्लैनेट में अगर ओमेगा से स्पिन हो रहा है एंड प्लैनेट की रेडियस r है तो इक्विलैटरल प्लेन से अगर हम फाई एंगल पे जाएं, लेट्स से फाई लैटिट्यूड एंगल फाई, तो इस लोकेशन पे जो ग्रेविटी लग रही होगी एक तो हो गई ड्यू टू ग्रेविटी मींस g नॉट ऐसे लग रहा है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। तो नाउ r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फाई रिजॉल्व करनी पड़ेगी r एंड फाई। अगर ये फाई है ये फाई हो गया तो दिस कम्स टू बी ओमेगा स्क्वायर r एंड cos फाई, और इस वाले टर्म की वजह से ओमेगा स्क्वायर r एंड sin फाई। हमेशा बॉडी पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा टुवर्ड इक्विलैटरल साइड मींस इक्विलैटरल प्लेन की साइड जाना, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन की साइड जाना, ठीक है। सो g इफेक्टिव बन जाएगा g नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r एंड cos फाई। अब क्योंकि r रेडियस ऑफ रोटेशन भी cos फाई के टर्म्स में है, so this comes to be कि जैसे जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं at phi is equal to 0 means at equatorial plane g effective is equal to g minimum। at equatorial plane gravity
at equator, G effective minimum. At phi is equal to pi by 2, 90 degree, G effective is equal to G maximum. G maximum why? Because phi 90 होने पे नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगी. एट पोल्स की कंडीशन है, पोल्स पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है. पोल्स एट पोल ऑफ द प्लैनेट, राइट? एट पोल ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के पोल पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है. इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ जैसे जैसे आते हैं तो ग्रेविटी डिक्रीज करती है. शेप एंड साइज वाले जो पॉइंट थे दैट वाज थ्योरेटिकली, तो उसको आप नोट कर लीजिए एज दिस. ठीक है कि स्फेरिकल शेप और इलिप्टिकल शेप के प्लैनेट में मैक्सिमम मास इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. क्लियर है ना? सो उसमें मैंने एक रिलेशन बनवाया था आर के टर्म्स में, वो रिलेशन साथ में लिखना पड़ेगा. ठीक है? शेप एंड साइज ऑफ द प्लैनेट, मैं हेडिंग लिख देता हूं, उसमें आपको जो रिलेशन था वो रिलेशन लिखना. ठीक है? शेप एंड साइज, स्फेरिकल को कंपेयर किया था हमने. अगर एलिप्सोइडल प्लैनेट है let's say this is planet 1, this is planet 2 of same mass के planet, एक एलिप्सोइडल है एक स्फेरिकल है, दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन रहेंगे. तो G की लोकेशन इक्वेटोरियल प्लेन पे दोनों के लिए अलग होगी फॉर गिवन सेम ओमेगा. ठीक है? इसका मैंने एक रिलेशन बनाया था, वो रिलेशन लिख लेना. हाउ डज G विल बी अफेक्टेड, उनके दो पैरामीटर एक साथ होते हैं, इंडिपेंडेंट एक पैरामीटर नहीं. सो दैट रिलेशन G के टर्म्स. ठीक है? पोल पे और इस लोकेशन पे इक्वेटोरियल प्लेन के लिए, इसका हमने स्फेरिकल का हमने ऑलरेडी कर लिया. इसके बाद कौन सी हेडिंग थी नेक्स्ट? कैविटी प्रॉब्लम. कैविटी प्रॉब्लम्स. हाँ, कैविटी प्रॉब्लम्स एंड सैटेलाइट मोशन, ये हम डिस्कस करेंगे कल. ठीक है? विद दिस ग्रेविटेशन के सारे टॉपिक कवर होंगे. इसमें जो जो फॉर्मूले मैंने छोड़ता गया हूँ उनको आप कल कंप्लीट कर लो और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, कोशिश करो 1 पेज में. ओके? कितना हो गया अभी? 2 पेज हो गए.